वेलकम बैक। आज हम लोग एक नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। अभी तक हम लोगों ने एनिमल किंगडम में नॉन कॉर्डेटा फाइलम्स बहुत अच्छे से स्टडी करे हैं। देन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हमने बहुत अच्छे से स्टडी करे हैं। इन केस आप लोगों के वो लेक्चर्स मिस हो गए हैं, डू वॉच देम, द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन विद आवर लेक्चर। आज हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में क्या करने वाले हैं, हम लोग ये देखेंगे कि केमिकल कंपोजिशन को कैसे एनालाइज करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स में हम मोनोसेकेराइड्स, डिराइव्ड मोनोसेकेराइड्स और ऑलिगोसेकेराइड्स के बारे में स्टडी करेंगे, राइट। सो बायोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है। जो भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल, ठीक है। किसी भी लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट होता है, आई शुड बी मोर प्रिसाइज, कोई भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो किसी भी लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट होता है उसे हम बायोमोलिक्यूल कहते हैं। अब उससे भी पहले आपको पता है बायोस्फीयर क्या होता है? इट्स अ जोन ऑफ लाइफ जहां पर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, फ्रॉम अ बैक्टीरिया टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, से फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग। इतनी वाइड रेंज के डाइवर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिल रहे होते हैं। व्हाट्स कॉमन इन देम? क्या चीज है जो उनमें सेम होती है, कॉमन होती है? दैट इज केमिकल कंपोजिशन। और प्रिसाइज हो जाऊं, केमिकल कंपोजिशन मतलब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ये बहुत अच्छे से हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये दोनों चीजें जो है ये प्रेजेंट होंगी, ठीक है। एलिमेंट्स भी मिलेंगे और कंपाउंड्स भी मिलेंगे। अब इसके अलावा मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा एलिमेंट कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है? सबसे ज्यादा जो अच्छे अमाउंट में मिलते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है। कार्बन और हाइड्रोजन इवन अर्थ क्रस्ट और किसी भी नॉन लिविंग मटेरियल, अगर मैं कोई रॉक या कोई पत्थर वगैरह लूं और उसको तोड़ करके उसकी एनालिसिस करूं तो उसमें भी नहीं, बल्कि लिविंग बॉडी में कार्बन और हाइड्रोजन की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। तो कौन सा एलिमेंट कितनी परसेंटेज में अर्थ क्रस्ट में या फिर ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है, उसकी एक टेबल आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, डू हैव अ लुक ऑन इट। अब उसके अलावा हमें ये एनालाइज करना है कि केमिकल कंपोजिशन कैसे है, मतलब क्या क्या है, हम कैसे केमिकल कंपोजिशन को एनालाइज कर सकते हैं। हाउ कैन वी एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, राइट। ये हमें करना है, ये हमारा मेन अभी मोटो है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, डिजाइन किया गया जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, उसे हम यहां समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया ना कि डाइवर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेम केमिकल कंपोजिशन है, दैट इज एलिमेंट और कंपाउंड प्रेजेंट है, और ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट में कार्बन और हाइड्रोजन मिलते हैं, इवन मोर देन दी अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तो अब ये केमिकल कंपोजिशन ही तो है, एलिमेंट्स, कंपाउंड। तो अब हमें एनालाइज करना है। कैसे एनालाइज करेंगे? आपने कोई भी एक लिविंग टिश्यू लिया, अब वो लिविंग टिश्यू प्लांट टिश्यू भी हो सकता है और एनिमल टिश्यू भी हो सकता है। से फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां लिवर टिश्यू लिया, ठीक है। मैंने इस लिवर टिश्यू को ट्राइक्लोरो, 3 क्लोरीन, एसिटिक एसिड, 2 कार्बन, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में डाला। थोड़ा सा मैंने लिवर टिश्यू लिया और उसको थोड़े से ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में डाल करके मैंने ग्राइंड कर दिया इन मोटर एंड पेसिल। मोटर एंड पेसिल एक इस तरीके का कुछ अपैरेटस होता है, ये किस तरीके का होता है, ठीक है, जिसमें आप कूटते हो अच्छे से। क्या किया आपने? लिवर टिश्यू लिया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में डाला और इसके अंदर आपने इसको अच्छे से पीस दिया, कूट कूट के अच्छे से, बल्कि बहुत बढ़िया से ग्राइंड कर दिया। किसमें? इन मोटर एंड पेसिल। यहां से आपको एक पेस्ट, एक एक्सट्रैक्ट मिला, ठीक है। अब आप उस एक्सट्रैक्ट को क्या करोगे? जैसे हम चाय बनाते हैं घर पे, चाय को छानते हैं, जो भी लिक्विड होता है वो नीचे कप में आ जाता है और जो भी चाय पत्ती होती है वो उस छलनी में रह जाती है, यही होता है। इसी तरीके से आपने एक लिवर टिश्यू लिया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में डाला, उसको मोटर एंड पेसिल में आपने ग्राइंड किया, अच्छे से पीसा। उसके बाद उस एक्सट्रैक्ट को आपने क्या किया, यहाँ पे जो भी पेस्ट बना आपने उसे फिल्टर किया। किसके थ्रू फिल्टर करोगे? चीज क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ, ठीक है। इसके थ्रू आपने इसे अच्छे से फिल्टर किया। फिल्टर करके इसके 2 पार्ट्स हो गए, एक हो गया फ्रैक्शनेट और एक होगा रिटेंटेड, ठीक है, ये 2 हो गए। अब ये जो फ्रैक्शनेट है ना,
ये एसिड सॉल्यूबल है, एसिड सॉल्यूबल पूल बनाएगा, मतलब वो कंपाउंड्स जो कि एसिड में सॉल्यूबल थे वो नीचे आ गए, उनका मॉलिक्यूलर साइज जो है वो ऑब्वियसली छोटा रहा होगा, तभी वो चीज क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ के पोर में से निकल के नीचे आ गए। तो ये तो है एसिड सॉल्यूबल पूल, ठीक है। और जो रिटेंटेड है, रिटेंटेड का मतलब क्या है, किसी चीज का बचना, हैविंग होल्ड ऑन समथिंग, किसी चीज का रह जाना, रिटेंटेड, यानी ये है एसिड इनसॉल्यूबल पूल, ठीक है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमने एक लिवर टिश्यू लिया, उसको थोड़े से ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डाल करके मोटर एंड पेसिल में ग्राइंड कर दिया, और उस एक्सट्रैक्ट को जब चीज क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ में से हमने फिल्टर आउट किया तो फ्रैक्शनेट और रिटेंटेड ये दो हमें पार्ट्स मिले। फ्रैक्शनेट क्या है, जो नीचे बीकर में फिल्टर होके आ गया, लिक्विड, मतलब जिसका जिन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर साइज छोटा था वो नीचे आ गए, और जिनका बड़ा था वो उसी चीज क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ में रह गए। ये है एसिड इनसॉल्यूबल पूल। ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया। अब एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालिसिस मतलब किसी कॉम्प्लेक्स चीज को आप और सिंपलर फॉर्म में उसको ब्रेक करके उसको डिटेल स्टडी कर रहे हो, ठीक है। अगर मुझे ये एक एक्सट्रैक्ट मिला है, ये एक पेस्ट मिला है, मैंने इसको फिल्टर किया, फिल्टर करके इसके दो पार्ट्स करे। अब हो सकता है कि ये जो फ्रैक्शनेट मुझे मिला है इसमें बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे, और भी चीजें प्रेजेंट होंगी, मैं उसको और सेपरेशन टेक्निक्स में से पास करूंगी, मतलब मैं और उस पे अलग अलग टेक्निक्स लगाऊंगी ताकि मुझे और प्रिसाइजली एक प्योरिफाइड फॉर्म में मुझे एक कंपाउंड में आइसोलेट कर सकूं। और उस आइसोलेटेड कंपाउंड का मैं क्या करूंगी, उस आइसोलेटेड कंपाउंड की मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर स्टडी करने की कोशिश करूंगी कि उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर क्या है। ये मेरा मोटो रहेगा कि मैं ये स्टडी कर सकूं, ठीक है। तो बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स हैं क्या, ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है जो किसी भी लिविंग टिश्यू में मिलते हैं, राइट। एंड टिश्यू क्या है, आपको मैंने एक लाइनेज एक्सप्लेन की थी एनिमल किंगडम के बेसिक इंट्रो वाले लेक्चर में, कि सेल्स होते हैं, जब सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स जुड़ते हैं तो दे मेक का टिश्यू, जब सेम टाइप ऑफ टिश्यू कंबाइन होते हैं ऑर्गन बनता है, जब डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं ऑर्गन सिस्टम बनता है, एंड जब वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होते हैं तो फाइनली एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जब किसी भी लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट होगा दैट इज अ बायोमोलिक्यूल। और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है ये सबसे ज्यादा अमाउंट में एक लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, इवन मोर देन द अर्थ क्रस्ट, स्पेसिफिकली कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो यहां से आपको फ्रैक्शनेट और रिटेंटेट समझ में आया, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है आगे के कॉन्सेप्ट्स के लिए। एसिड सॉल्यूबल कौन होगा, वही ना जिसका मॉलिक्यूलर साइज छोटा हो और वो इसके पोर साइज में से, कपड़ा ही तो है, कपड़े के भी तो पोर्स होंगे, उससे भी छोटे साइज का होगा, तभी तो छन करके नीचे आ गया, फिल्टर होके नीचे आ गया बीकर में, और क्योंकि इसका साइज बड़ा था तो ये वही रह गया। क्लियर। सो ये एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया गया। अब ये तो हमने कंपाउंड्स के लिए देखा कि ठीक है भाई फ्रैक्शनेट और रिटेंटेट बन गया। अब एक है कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स हैं, हम उन्हें कैसे एनालाइज करें कि वो प्रेजेंट है या नहीं, उनकी भी तो हमें एनालिसिस करनी है, कौन से इनऑर्गेनिक एलिमेंट, कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, उसकी एनालिसिस हम कैसे करेंगे। तो उसकी एनालिसिस के लिए एक टेक्निक यूज होती है दैट इज एश एनालिसिस, ठीक है। एश का मतलब आप सबको पता है, राख। एनालिसिस अगेन वही कि जब आप किसी कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपलर वन में तोड़ करके उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हो। अगेन यहाँ पे मैं एक लिवर टिश्यू ले रही हूँ, ये एक एक्सपेरिमेंट था, ये एक टेक्निक थी विच इज बीइंग यूज्ड टू एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू। अब एश एनालिसिस में मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक लिवर टिश्यू लिया, जो लिवर टिश्यू है ऑब्वियसली टिश्यू है, उसमें कुछ ना कुछ वाटर प्रेजेंट होगा, पानी होगा ना, मॉइस्चर होगा। जब मैंने उस लिवर टिश्यू को वे किया तो मुझे जो वेट मिला वो क्या मिला, वेट वेट मिला, मतलब वो वेट जिस टिश्यू के अंदर पानी भी प्रेजेंट है, दिस इज अ वेट वेट। मैंने उस लिवर टिश्यू को ड्राई करने रख दिया, जब ड्राई होगा मतलब जितना भी मॉइस्चर है, पानी है, वो इवेपोरेट हो जाएगा। जब वो पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो मुझे जो लिवर टिश्यू का वेट मिलेगा पानी के इवेपोरेशन के बाद, वो मुझे मिलेगा ड्राई वेट। अब जो ड्राई वेट मिला ये हमें अभी हमने देखा कैसे मिला है ना, जब भी जो भी पानी इवेपोरेट हो गया उसके बाद जो भी हमने वे किया लिवर टिश्यू को, दैट इज द ड्राई वेट। अब जब मैं इस वाले टिश्यू को जो आफ्टर ड्राई वेट हमें मिला है, जब मैं इसे बर्न करूंगी
तो जो भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, जो भी कार्बन है उसमें, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, पहले वेट वेट था, वो लिया लिवर टिश्यू का, फिर हमने ड्राई वेट लिया और उस लिवर को हमने बर्न कर दिया। बर्न करने के बाद जो कार्बन है वो गैशियस स्टेट में ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज इनटू इट्स गैशियस स्टेट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, इन सब में जो भी है कार्बन ऑलमोस्ट हमारा लॉस्ट हो गया। अब उसके बाद जो भी ऐश बचेगी, जो भी राख बचेगी, उसके अंदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। कौन से इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, इस तरीके से। इसकी भी एक टेबल आपकी बुक में दे रखी है, कौन कौन से इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हमें मिलेंगे। क्लियर? एक टेक्निक तो ये हो गई जिससे हमें यहां से हम केमिकल कंपोजिशन को एनालाइज कर रहे हैं। दूसरी टेक्निक ऐश एनालिसिस होगी, जिसमें हम लोग इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स का पता लगा रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक तो पहले हमने टिश्यू का वेट वेट लिया, देन उसको हमने ड्राई किया, फिर उसका ड्राई वेट लिया, और जब हमने उसको बर्न कर दिया तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो थे वो ऑक्सीडाइज हो गए अपनी गैशियस फॉर्म में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में ऑक्सीडाइज हो गए। और उसके बाद हम लोगों को जो भी ऐश बची उसके अंदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। अब ये जो एसिड सोल्यूबल पूल है ना, इसके अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा। ठीक है, तो फॉस्फेट, सल्फेट है, ये प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक, तो यहां तक आई होप सबको क्लियर है। हमने क्या देखा कि बायोमोलिक्यूल्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो किसी लिविंग टिश्यू में मिलेंगे, केमिकल कंपोजिशन इंक्लूड एलिमेंट एंड कंपाउंड, केमिकल कंपोजिशन को किस तरीके से एनालाइज करेंगे, और एट द एंड हमें जो दो पार्ट्स मिलेंगे, जो एक फिल्टर क्लोथ में, चीज या कॉटन क्लोथ में रह गया वो रिटेंटेड, जो फिल्टर होके नीचे आ गया वो फ्रैक्शनेट। फिर हमने ऐश एनालिसिस, ये हमारी दूसरी टेक्निक है, ये हमने यूज की। किसके लिए यूज की ऐश एनालिसिस? ये देखने के लिए कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट और कंपाउंड कौन से प्रेजेंट होते हैं। पहले हमने एक टिश्यू का वेट वेट लिया, उसको ड्राई किया, ड्राई वेट लिया उसको बर्न करने के बाद जो भी कार्बन था वो किस में ऑक्सीडाइज हो गया, अपने कार्बन कंपाउंड किस में ऑक्सीडाइज हो गए, गैशियस स्टेट में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर की फॉर्म में लॉस्ट हो गए। और उसके बाद जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हमें मिले वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम मिले। ये टेबल्स एनसीईआरटी में दे रखी है, कितनी कितनी परसेंट में क्या क्या प्रेजेंट होता है, आप ये देख सकते हो। ठीक, एसिड सोल्यूबल पूल जो है वहां पर फॉस्फेट और सल्फेट जो है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि हम बायोमोलिक्यूल्स को कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर साइज। मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पे बायोमोलिक्यूल्स माइक्रोमोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। माइक्रोमोलिक्यूल्स में अमीनो एसिड, सिंपल शुगर और न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे, और मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स, ये सब आएंगे। तो एक बार अब हम उसे देखेंगे। ओके, सो नाउ एज आई हैव टोल्ड यू, बायोमोलिक्यूल्स दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। वन इज द माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड अनदर वन इज द मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैं हमेशा बोलती हूँ टर्म अपने आप को खुद ही एक्सप्लेन करती है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म्स होती है, मैक्रो एंड माइक्रो। साइज के बेसिस पे देखो या मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे देखो, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, राइट? अब जो चीज साइज में, मास में छोटी होगी वो फिल्टर क्लोथ से इजीली पास हो जाएगी और फिल्ट्रेट का पार्ट बनेगी, एसिड सोल्यूबल पूल का पार्ट बनेगी। जो चीज मास पे, साइज में बड़ी होगी वो रिटेंटेट रह जाएगी, यानी कि वो फिल्टर आउट नहीं होगी, वो एसिड इनसोल्यूबल पूल का पार्ट बनेगी, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, राइट, और साथ में मॉलिक्यूलर मास बड़ा है। इसकी वजह से ये इजीली फिल्टर आउट नहीं होगी। अब माइक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं, जो कि एसिड सोल्यूबल पूल बनाएंगी, ये अपने आप में तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है। माइक्रोमोलिक्यूल्स में अमीनो एसिड्स आते हैं, सिंपल शुगर्स आती हैं, और साथ में न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं। अमीनो एसिड्स, जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स जुड़ते हैं तो वो प्रोटीन्स बनाते हैं। सिंपल शुगर बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट होती है, फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती, यानी फर्दर ब्रेकडाउन नहीं हो सकती। न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं, ये मैं आप लोगों को जब न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी तब मैं आप लोगों को बताऊंगी।
तो बेसिकली स्मॉल मॉलिक्यूलर मास वाले जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनके डायग्राम, उनके स्ट्रक्चर्स, रादर आई शुड से प्रॉपर स्ट्रक्चर्स जो है वो एनसीईआरटी में आपके एक पेज पे प्रॉपर दे रखे हैं। डू गो थ्रू दे, वो इंपॉर्टेंट है, आपको फर्दर हेल्प करेंगे। स्ट्रक्चर सबके पता होने चाहिए, राइट। सो अमीनो एसिड, सिंपल शुगर, न्यूक्लियोटाइड्स, माइक्रोमोलिक्यूल एसिड सोल्यूबल पूल का पार्ट बनते हैं। देन मैक्रोमोलिक्यूल्स में एसिड इनसोल्यूबल पूल का पार्ट बनते हैं। इसके अंदर मेजर जो है वो 3 आते हैं। एक है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरे हैं प्रोटीन्स, और कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के अलावा जो थर्ड है वो है न्यूक्लिक एसिड। मैंने मेजर कहा और मैंने 3 बताए। लिपिड्स भी होते हैं। अब मैं लिपिड्स को अलग से क्यों लिख रही हूं ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। फॉर नाउ आपको ये समझ में आ गया होगा कैटेगराइजेशन कैसे की है। बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो बायोमोलिक्यूल्स तो आपके माइक्रो भी है, मैक्रो भी है। माइक्रो एसिड सोल्यूबल का पार्ट बनेंगे। इनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है, इनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है। लेकिन लिपिड का तो मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा नहीं होता। इसका जो मॉलिक्यूलर मास है इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ दिस। जितना इसका मॉलिक्यूलर मास है उतना इनका होता है, लेकिन फिर भी ये मैक्रो मॉलिक्यूल क्यों है ये मैं आपको अभी बताऊंगी। सो अमीनो एसिड, सिंपल शुगर, न्यूक्लिक एसिड्स का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 18 to 800 डाल्टन्स होता है अप्रोक्सीमेटली। इतना इनका मॉलिक्यूलर मास होता है, लेस देन 1000 डाल्टन्स, ठीक है। जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो मोर देन 1000 डाल्टन्स होता है, इससे भी ज्यादा। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास इतना ज्यादा है वो कैसे उस पोर साइज में से पास होगा, चांसेस ही नहीं है, राइट। लिपिड्स जो है इनका मॉलिक्यूलर मास 800 डाल्टन्स होता है, स्टिल इट इज बीइंग फॉलन अंडर द कैटेगरी ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। हम इसे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्यों? सी, ये तो क्लियर है कि ये तीनों बहुत ही इजीली पास हो जाएंगे फिल्टर क्लोथ में से, इसलिए हम इनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं। ये मैक्रो मॉलिक्यूल है क्योंकि इनका 1000 डाल्टन से ज्यादा है, लेकिन भैया इसका तो 1000 से भी कम है, फिर भी ये मैक्रो क्यों है? आप लोगों को अगेन मैं वापस याद दिला रही हूँ, सेल लाइनेज बताई थी, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म वाली बेसिक इंट्रो में बताया था मैंने आपको, ठीक है। सेम चीज यहाँ अभी अप्लाई हो रही है। कैसे अप्लाई हो रही है? देखो, जब आप किसी चीज को ग्राइंड करते हो, हम लिविंग टिश्यू ले रहे थे ना, हम लिविंग टिश्यू को ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में ग्राइंड कर रहे हैं, तो सेल मेम्ब्रेन और जो ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन है वो सब पूरा सेल टूट जाता है, राइट। अब ये जो लिपिड्स हैं ये वेसिकल्स की फॉर्म ले लेते हैं टूटने के बाद। आपको पता है ना सेल मेम्ब्रेन में भी लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होती है। तो जब हम किसी भी सेल को तोड़ते हैं, सेल मेम्ब्रेन या ऑर्गेनुलर मेम्ब्रेन कोई भी टूटती है, किसी भी ऑर्गेनल की भी मेम्ब्रेन टूटती है, लिपिड्स वेसिकल्स की फॉर्म ले लेते हैं। ये क्या है वेसिकल्स? ये स्मॉल कंपार्टमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे वाटर इनसॉल्यूबल कंपार्टमेंट्स है, ठीक है, वाटर इनसॉल्यूबल कंपार्टमेंट्स। अब क्योंकि ये वाटर इनसॉल्यूबल कंपार्टमेंट्स हैं, इस वजह से, सिर्फ इस वजह से ये उस फिल्टर क्लोथ में, जो कॉटन क्लोथ या चीज क्लोथ है, ये वहां रह जाते हैं। क्लियर हुआ? मैं दोबारा बता रही हूँ मैंने क्या बोला, कि हमारे जो लिपिड्स है सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। जब आप किसी सेल को ग्राइंड करोगे तो ग्राइंड करने पे सेल मेम्ब्रेन टूटेगी, बट द फैक्ट इज कि टूटने के बाद वो जितने भी मेम्ब्रेन के पार्ट्स हुए हैं दे ऑल विल मेक अ वेसिकल। छोटी छोटी वेसिकल्स बना लेंगे, स्मॉल कंपार्टमेंट्स बना लेंगे, वाटर इनसॉल्यूबल कंपार्टमेंट्स, जो कि पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे। क्योंकि ये पानी में सॉल्यूबल नहीं है, पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे, ये रिटेंटेट में रह जाएंगे, एसिड इनसॉल्यूबल पूल में रह जाएंगे। दो इनका साइज कम है, जस्ट बिकॉज ये लिपिड्स हैं एंड दे विल मेक द वेसिकल्स विच आर द वाटर इनसॉल्यूबल कंपार्टमेंट्स, दे विल मेक द पार्ट ऑफ वाटर एसिड इनसॉल्यूबल पूल और रिटेंटेट। समझ में आई ये चीज? तो यहां बस मैंने आपको ये बताया कि बायोमोलिक्यूल्स माइक्रो मैक्रो है, माइक्रो एसिड सोल्यूबल है बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर मास जो कि 18 to 800 डाल्टन्स होता है अप्रोक्सीमेटली। एसिड इनसॉल्यूबल पूल का पार्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड है, क्योंकि ये सब क्या है, डिफरेंट बॉन्ड्स और केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बन रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में आप पॉलीसेकेराइड्स भी पढ़ोगे। पॉलीसेकेराइड, सेकेराइड मतलब ही शुगर होता है,
तो जब बहुत सारी शुगर्स जुड़ गई, पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारी शुगर्स जुड़ गई तो पॉलीसेकेराइड, तो अपने आप ही इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 1000 से ऊपर चला जाएगा। प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स के जुड़ने से बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने से बनते हैं, तो ये तो वैसे ही बड़े हो गए। लेकिन जो लिपिड है उसका मॉलिक्यूलर मास 800 डाल्टन्स है, उसके बाद भी ये वाटर इंसॉल्युबल क्यों है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हम देखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। यही बता देती हूँ, बहुत सिंपल सा बताना है मुझे उसमें। आपको पता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्राइमरी को मैं ऐसे डिनोट कर सकती हूँ, ये सेकेंडरी है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है, और है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब ये क्या करते हैं, ये देखो आप, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, लाइक अमीनो एसिड्स, हीम, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब उसकी बॉडी में प्रोड्यूस होते रहते हैं, राइट। और ये सब इन वन और द अदर वे डायरेक्टली ग्रोथ डेवलपमेंट में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प करते हैं। क्या बोला मैंने कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी लिविंग थिंग है, वो कॉन्स्टेंटली लिविंग थिंग जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस कर रही है, जो कि इसेंशियल है, डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है किसमें, ग्रोथ और डेवलपमेंट में किसी भी ऑर्गेनिज्म के। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो होते हैं जो कि ग्रोथ में कोई डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं, उनकी कोई प्राइमरी रिक्वायरमेंट नहीं है। बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रोब, फंजाई, एल्गी, जो भी वो चीजें प्रोड्यूस कर रही है, जो भी वो कंपाउंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, उनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो सकती है, लेकिन वो डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या समझा रही हूं कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में लिविंग थिंग्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है, उनका डायरेक्ट रोल है, अगर वो नहीं होंगे देयर विल बी अ प्रॉब्लम। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है ये डायरेक्टली हेल्प नहीं कर रहे हैं, ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट नहीं है ह्यूमन बॉडी की, ठीक है। कोई भी माइक्रोब, एल्गी या कोई भी फंगस या कोई भी अदर प्लांट या कोई भी अदर लिविंग थिंग जो है ये कंपाउंड्स बना रहा है विच आर नॉट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इसमें रबर हो सकता है, ड्रग्स हो सकते हैं, टॉक्सिन्स हो सकते हैं, एल्केलॉइड्स हो सकते हैं, इसेंशियल ऑयल्स हो सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट में। लेकिन ऐसा नहीं है इनका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, इनकी है, और इनकी क्या है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। इस इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। जो साइनोबैक्टीरिया, जिसे आप ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हो, ये साइनोबैक्टीरिया एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं साइनोटॉक्सिन। ये ह्यूमन हेल्थ, मतलब नॉट फॉर ह्यूमन बट फॉर लिविंग बींग्स, लिविंग थिंग के लिए ये बहुत डेंजरस है। अब आप कहोगे मैं एक तरफ लिख रही हूँ कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, साइनोबैक्टीरिया साइनोटॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, और ये इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होने के बावजूद लिविंग थिंग्स के लिए हार्मफुल है। कैसे हार्मफुल है? जो साइनोटॉक्सिन होता है ना, ये कंट्रीब्यूट करता है इन हर्बिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स। सो बेसिकली अगर हमें अपनी क्रॉप बचानी है तो हम वहां पर, हमें किससे बचानी है? इंसेक्टिसाइड्स। हमें अटैक से बचानी है ना, इंसेक्ट्स के अटैक से हमें अपनी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना है, राइट। तो उसके लिए हम लोग इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे करेंगे, हर्बिसाइड्स स्प्रे करेंगे। तो ये कौन सी लिविंग थिंग्स को मार रहा है? इंसेक्ट। कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मार रहा है? इंसेक्ट के लिए हार्मफुल है, हमारे लिए तो बेनिफिशियल है, हमारी क्रॉप्स को बचा रहा है। तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हुई या नहीं हुई इसकी? एंड समवेयर ये चेन भी मेंटेन करे, इकोलॉजिकल चेन जो है पूरा बैलेंस लेके चल रहा है। सो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन वन और द अदर वे डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है, ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। इसके अंदर एल्केलॉइड्स आते हैं, ठीक है, ड्रग्स आते हैं, टॉक्सिन्स आते हैं, इसके अंदर इसेंशियल ऑयल्स आते हैं, रबर आते हैं, सेंट आता है, और इन सबके एग्जाम्पल्स भी आपको दिए हुए हैं। इसकी भी टेबल एक एनसीईआरटी बुक में है, गो थ्रू इट, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेना। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, साइनोटॉक्सिन्स दिया विच इज हार्मफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक इंसेक्ट्स। यूज होता है हर्बिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स में, तो अपने आप इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो गई, ठीक है। So that was all about the primary and secondary metabolites.
अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे और कार्बोहाइड्रेट्स की सिर्फ 3 कैटेगरीज आज हम करेंगे. द वेरी फर्स्ट कैटेगरी इज द मोनोसेकेराइड, सेकेंड इज द डिराइव्ड मोनोसेकेराइड्स एंड थर्ड इज द ओलिगोसेकेराइड्स. कार्बोहाइड्रेट्स, राइट. सो कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहते हैं, सेकेराइड्स भी कहते हैं. ये जो सेकेराइड्स होते हैं दे आर ऑल्सो, दिस मीन्स शुगर. सेकेराइड्स का मतलब क्या होता है, शुगर. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा. कार्बोहाइड्रेट्स जो है दे आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, स्मॉल एंड लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स. स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल्स जो कि इजीली फिल्टर क्लॉथ से पास हो जाएंगे. दे विल मेक द पार्ट ऑफ द फिल्ट्रेट. ये जो है लार्ज मॉलिक्यूल्स है, यानी कि लार्ज मतलब मैक्रोमोलिक्यूल्स. ठीक है, इनका जो मॉलिक्यूलर मास होगा दिस मस्ट बी मोर देन 1000 डाल्टन्स, जिसकी वजह से रिटेंटेट का पार्ट बनेंगे एसिड इनसॉल्युबल पूल का. इसके अंदर पॉलीसेकेराइड्स आते हैं, ये हम अगली क्लास में करेंगे. आज हम सिर्फ स्मॉल माइक्रोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे, जिसके अंदर मोनोसेकेराइड्स आते हैं और डिराइव्ड मोनोसेकेराइड्स आते हैं एंड ओलिगोसेकेराइड्स आते हैं. जो मोनो है इसका मतलब क्या है, सिंगल शुगर. मोनो मीन्स 1. ठीक है, यहाँ पे जो कार्बन चेन की लेंथ होती है वो 3 to 7 कार्बन होती है, यानी कि एक चेन में 3 से 7 कार्बन प्रेजेंट होंगी. इसके अलावा ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. हम इन्हें फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते. नाउ व्हेन आई टॉक ऑफ मोनो, अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूं तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो क्या है, ग्लूकोज. ग्लूकोज क्या है, ये 6 कार्बन शुगर है. अगर मैं आपको इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, पहले तो मैं 6 कार्बन बना लूं, 1 2 3 4 5 एंड 6. फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है. ठीक है, 6 कार्बन पर एल्कोहल प्रेजेंट होता है. ये कर लिया आप लोगों ने. अब यहां आपको कैसे चलना है, ऑल्टरनेट, OH H OH H एंड ये वाली जो कार्बन है 4th और 5th, इस पे OH एक ही सेम साइड प्रेजेंट होता है. ये याद करने का तरीका बता रही हूँ. फर्स्ट कार्बन 6 कार्बन पर तो एल्डिहाइड और एल्कोहल प्रेजेंट है. ठीक है, सेकेंड और थर्ड कार्बन पर OH ऑल्टरनेट है. फिर 4th और 5th कार्बन पर OH सेम साइड पे प्रेजेंट है. अब अगर मैं यहीं पर ये रिंग स्ट्रक्चर बनाऊं इसका, तो अगर आप इसका रिंग स्ट्रक्चर देखोगे, सिर्फ मैं OH वाला स्पेस फिल करूंगी. जहां पर मैं कुछ नहीं लिख रही हूं, इसका मतलब वहां ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन प्रेजेंट है. यहां OH है, यहां OH है, फिर ऑल्टरनेट एंड दिस इज CH2OH. हमेशा कार्बन की नंबरिंग जो हम करते हैं वो क्लॉकवाइज मैनर में करते हैं. क्लॉकवाइज मतलब जैसे अगर यहाँ पे 12 है, यहाँ 6 है, तो घड़ी ऐसे चलती है ना. आप ऐसे मिनट, सेकेंड और आवर की जो वो होते हैं, कांटे होते हैं, वो ऐसे ही देखोगे ना, इसी तरीके से चलेंगे ना क्लॉकवाइज. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकेंड कार्बन क्लॉकवाइज. चलो, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये वाला जो कार्बन है ये हो गया 5th और ये कार्बन हो गया 6th. तो फर्स्ट कार्बन जो था उस पे CHO है, 6th कार्बन जो है उस पे CH2OH है, और बाकी कार्बन की जो प्लेसेस है वो आपने भर दिए H और OH से. जहां मैंने कुछ नहीं लिखा है वहां पर ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन प्रेजेंट है. अंडरस्टूड है. ठीक है, यहां हाइड्रोजन है अपने आप ही. ठीक है, ये हाइड्रोजन है. तो ये रिंग स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, ये चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का. अगर मैं राइबोज का स्ट्रक्चर बनाऊं ओपन चेन, तो वो भी ऐसे ही बनेगा. 5 कार्बन बना लो, क्योंकि राइबोज मतलब 5 कार्बन, ग्लूकोज मतलब 6 कार्बन. यहां पर क्या है, इस कार्बन पे भी पहले आपने CHO लगा दिया, और 5th कार्बन है, सॉरी 5th कार्बन जो है, क्योंकि 5 कार्बन का कंपाउंड है, 5 कार्बन की शुगर है, 5th पोजीशन पे आपने CH2OH लगा दिया. अब बाकी की जो पोजीशंस हैं उनको HOH से फिल कर दो. क्लियर हो गया. ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है किसका, राइबोज का. ये रिंग स्ट्रक्चर है किसका, ग्लूकोज का. ठीक है, और ये जो है ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है किसका, ग्लूकोज का, 6 कार्बन शुगर. ये क्या है, 5 कार्बन शुगर. यहाँ 5 कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 एंड 5. फर्स्ट और 5th कार्बन पर एल्डिहाइड, एल्कोहल. फर्स्ट एंड 6th कार्बन पर एल्डिहाइड एंड एल्कोहल, और ये इसका रिंग स्ट्रक्चर. ठीक है, ये हो गया मोनोसेक्राइड. अब हम देखेंगे डिराइव्ड मोनो.
डिराइव्ड मोनोसेक्राइड्स, राइट। तो अभी हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स दो कैटेगरीज में है, स्मॉल एंड लार्ज। स्मॉल में अभी हमने देखा कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स यानी कि 18 to 800 डाल्टन्स में जिनका मॉलिक्यूलर मास आ रहा है, वहां हमने मोनोसेक्राइड स्टडी करे। अब हम डिराइव्ड मोनोसेक्राइड्स क्या देखेंगे। वो डिराइव्ड मोनोसेक्राइड्स का मतलब क्या है, डिराइव्ड जो मोनोसेक्राइड से डिराइव हुए हैं, ठीक है। मोनोसेक्राइड जो शुगर है उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस की और उससे जो मुझे फाइनली रिजल्ट मिल रहा है, एक नया सब्सटेंस मिल रहा है, वो है डिराइव्ड मोनोसेक्राइड। तो बेसिकली कोई भी मॉडिफिकेशन हो सकती है ओरिजिनल शुगर में, जिसकी वजह से मुझे टोटली एक नया ही सब्सटेंस मिल जाएगा, ठीक है। इसमें पहले मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ डीऑक्सी शुगर का, ठीक है। मैं आपको डीऑक्सी शुगर का एग्जांपल दे रही हूँ। सो सपोज करो मेरे पास राइबोस शुगर है। राइबोस क्या है, 5 कार्बन शुगर है, राइट। ये मेरे पास 5 कार्बन शुगर है और मैंने क्या किया, इसकी सेकेंड कार्बन पे से डीऑक्सी शुगर, ये बनेगी कैसे, डीऑक्सीजिनेशन से बनेगी। डीऑक्सीजिनेशन का मतलब क्या है, डीऑक्सी, ऑक्सीजन का रिमूवल, इससे बनेगी। तो मैंने क्या किया, सेकेंड पोजीशन पर जो ऑक्सीजन है इसको मैंने रिमूव कर दिया। तो डीऑक्सीजिनेशन हो रहा है कहां पर, एट सेकेंड कार्बन, ठीक है। अब यहां पे मैंने क्या किया, ये सब सेम रहेगा, बस सेकेंड कार्बन पर देखो ऑक्सीजन रिमूव कर दिया मैंने, बाकी सब सेम है, बस सेकेंड कार्बन पर से रिमूव हो गया। इसकी वजह से ये क्या कहलाएगा, डीऑक्सी राइबोज, और ये राइबोज शुगर। बहुत सिंपल है ना। क्या किया हमने, सेकेंड पोजीशन पे से हमने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, तो इट इज रेफर्ड टू एज द डीऑक्सी राइबोज। ये क्या है, राइबोज शुगर है। अब इसमें और भी एग्जांपल्स हैं। एक है अमीनो शुगर, ये भी सब मॉडिफिकेशन से बन रहे हैं। ये सारे एग्जांपल्स जो मैं अब लिखूंगी ये डिराइव्ड मोनोसेक्राइड्स के एग्जांपल हैं, जिसमें कि मेरे पास जो ओरिजिनल मेरी मोनोसेक्राइड शुगर थी, मैंने उसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस कर दिए किसी किसी कार्बन पोजीशन पे, उसकी वजह से मुझे टोटली एक नया ही सब्सटेंस मिल गया। तो जो अमीनो शुगर है इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोसा अमीन, ठीक है। थर्ड मेरे पास अमीनो शुगर के बाद है शुगर एसिड, जिसमें अब एसिड प्रेजेंट होगा। इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोयूरोनिक एसिड, ठीक है। और एक एग्जाम्पल है इसका एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद एक और आता है आपके पास शुगर एल्कोहल, ठीक है। अब इसमें क्या है, एल्कोहल प्रेजेंट होगा। मॉडिफिकेशंस देखो, अमीनो ग्रुप लग गया होगा, शुगर में अमीनो ग्रुप ऐड हो गया, ग्लूकोसामीन बन गया। मेरे पास जो भी ओरिजिनल शुगर थी, ठीक है, मोनोसेक्राइड था, उसमें एसिड की एडिशन हो गई, ग्लूकोयूरोनिक एसिड एस्कॉर्बिक एसिड बन गया। अब जो भी ओरिजिनल शुगर थी उसमें मॉडिफिकेशन एल्कोहल की हो गई, एडिशन उसका हो गया। तो मुझे यहाँ एक एग्जाम्पल मिल गया मेनिटोल। ये किस में प्रेजेंट होता है, ब्राउन एल्गी में मिलता है, प्रेजेंट इन ब्राउन एल्गी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिराइव्ड मोनोसेक्राइड्स, जिसमें मेरे पास डीऑक्सी शुगर है, डीऑक्सीजिनेशन हुआ, ये राइबोस है, सेकेंड कार्बन पर मेरे पास क्या हुआ, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, डीऑक्सी राइबोस बन गई। अमीनो शुगर, शुगर एसिड एंड शुगर एल्कोहल, हर एक शुगर में अमीनो एसिड और एल्कोहल ग्रुप के एडिशन की वजह से इस तरीके से अलग अलग टोटली न्यू सब्सटेंसेस बन गए। This was all about the derived monosaccharides. Now we will study about the last topic of today's lecture, that is oligosaccharides. So now we will study about the oligosaccharides. ये हमारी लास्ट टाइप की शुगर है जो कि स्मॉल कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी में फॉल करेगी, राइट। तो ये है तो स्मॉल कार्बोहाइड्रेट शुगर, लेकिन ये बनती कैसे है, कंडेंसेशन रिएक्शन से बनती है। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कंडेंसेशन, आप लोगों ने इवन केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बट मैं फिर भी बता देती हूँ कि कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है। जब दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और उसकी वजह से एक स्मॉल मॉलिक्यूल का लॉस हो, यूजुअली वाटर का लॉस हो, तो एक नया शुगर या नया मॉलिक्यूल बनता है, दैट यू रेफर्ड एज अ कंडेंसेशन रिएक्शन। सपोज मॉलिक्यूल ए और बी एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं, वाटर का लॉस हो रहा है, मॉलिक्यूल सी बन रहा है, ठीक है। ये होती है कंडेंसेशन रिएक्शन। नाउ इसके बाद इसके अंदर ओलिगोसेक्राइड्स में 2 या 9, टोटल 2 to 9 मोनोसेक्राइड यूनिट्स
एक दूसरे से कंबाइन होती हैं तो एक नई शुगर बनती है। अगर 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स एक दूसरे से कंबाइन हो रही है तो डाइसेक्राइड बनेगा। अगर 3 कंबाइन हो रही है तो ट्राइसेक्राइड बनेगा। 4 कंबाइन हो रही है तो टेट्रा, 5 कंबाइन हो रही है पेंटा एंड सो ऑन। इस तरीके से 2 to 9 मोनोसेक्राइड यूनिट्स एक दूसरे से कंबाइन होती हैं और कंबाइन होकर के एक नई शुगर बनाती है। ठीक है, मैं डाई का आपको एग्जांपल देती हूं, जैसे कि माल्टोज है। माल्टोज जो है ये ग्लूकोज और ग्लूकोज जब कंबाइन होती हैं, एक मोनोसेक्राइड और दूसरी मोनोसेक्राइड यूनिट ग्लूकोज की होगी, जब ये दोनों मोनोसेक्राइड यूनिट्स एक दूसरे से कंबाइन होती है तो माल्टोज बनता है। अब जैसे अगर मैं पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लूं तो ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है ना, ये इस तरीके से बना दिया मैंने। ठीक है, और राइट, ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन गया। अब ये मैंने स्पेस खाली छोड़ा है, क्यों? क्योंकि अगर मैं क्लॉकवाइज नंबरिंग करूं, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सिमिलरली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इसी तरीके से बनता है, राइट। तो यहां ऑक्सीजन लगा दिया और ये जो बॉन्ड है ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। और ये जो स्ट्रक्चर बना हमारा ये माल्टोज का बना। मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ बेसिकली आपको, कि अगर 2 यूनिट्स, 2 मॉलिक्यूल्स, कोई भी 2 चीजें कंबाइन होंगी, अगर मैं इससे और इससे भी जोड़ना चाहती हूँ तो ये जो इन दोनों मार्कर्स के टर्मिनल एंड्स है ये बॉन्ड का काम कर रहे हैं। किसी भी चीज को मुझे अटैच करना है तो मुझे बॉन्ड तो चाहिए होगा। ये एक मोनोसेक्राइड यूनिट है ग्लूकोज की, ये दूसरी मोनोसेक्राइड यूनिट है ग्लूकोज की। अगर मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है तो मुझे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की जरूरत है। तो ये बॉन्ड जो है ये दोनों मोनोसेक्राइड यूनिट्स को एक दूसरे से अटैच करता है। अब ये अल्फा 1,4 क्या है? इस मोनोसेक्राइड की फर्स्ट कार्बन और इस मोनोसेक्राइड की फोर्थ कार्बन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने में हेल्प करती है। फर्स्ट कार्बन का, सेकेंड कार्बन का, फोर्थ कार्बन का, इन दोनों का पार्टिसिपेशन है इस बॉन्ड की फॉर्मेशन में। और अगर आप ध्यान दो तो यहां पर OH है, यहां पर भी OH है। मैंने ये वाली कार्बन बनाई है, फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन। तो अगर आप ध्यान दोगे इसका तो OH और इसका H अगर हट जाए यानी H2O हट गया, यानी 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स के अंदर जब बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है तो उस बॉन्ड फॉर्मेशन में बेसिकली क्या हो रहा है, वाटर का रिमूवल हो रहा है। ठीक है, और इसकी वजह से हमारी एक नई शुगर बन रही है माल्टोज। इसी तरीके से सुक्रोज बनती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रोज बनती है एंड सो ऑन। ट्राइसेक्राइड में 3 मोनोसेक्राइड यूनिट्स का कॉम्बिनेशन होगा। इसका एग्जाम्पल है ट्राइसेक्राइड का रेफिनोज। इसका क्या एग्जाम्पल है? रेफिनोज। अब ये जो रेफिनोज शुगर होती है इसके अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, इन तीनों मोनोसेक्राइड यूनिट्स का पार्टिसिपेशन होता है। जैसे माल्टोज में 2 यूनिट्स पार्टिसिपेट कर रही है, ट्राइसेक्राइड रेफिनोज में 3 मोनोसेक्राइड शुगर्स पार्टिसिपेट कर रही है। टेट्रा में 4 करेंगी। इसका एग्जाम्पल है स्टेकियोज। इसका क्या एग्जाम्पल है? स्टेकियोज। इसी तरीके से और भी होते हैं। अब हम बात करेंगे रिड्यूसिंग शुगर की। रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है? रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होती है जो कि क्यूप्रस आयन को यानी Cu+2 को क्यूप्रिक Cu+2 इस क्यूप्रिक को क्यूप्रस में कन्वर्ट कर देती है। रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर है जो कि क्यूप्रिक को क्यूप्रस में रिड्यूस कर देती है। अब क्यूप्रिक से क्यूप्रस बन रहा है, ये क्या है? क्यूप्रिक है। ये क्या है? क्यूप्रस है। इन दोनों में क्या हो रहा है? कन्वर्शन हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? यहां से एक H+ आयन का लॉस हो रहा है। आई रिपीट, रिड्यूसिंग शुगर जो है ये क्या है? ये क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस आयन में रिड्यूस कर देती है। रिड्यूसिंग शुगर जो है ये पॉजिटिव टेस्ट देगी, 2 पॉजिटिव टेस्ट देती है। कौन से 2 पॉजिटिव टेस्ट देती है? बेनेडिक्ट्स और फेलिन्स। ये क्या है? आप लोगों को
केमिस्ट्री में आप लोग इसे पढ़ोगे और हायर क्लासेस में भी आप इन दोनों टेस्ट से इंट्रोड्यूस होगे। तो ये दोनों टेस्ट करे क्यों जाते हैं? ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है या नहीं। जितनी भी रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, रिड्यूसिंग शुगर के पास क्या होगा? रिड्यूसिंग शुगर्स के पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। जितनी भी रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, आई रिपीट, रिड्यूसिंग शुगर्स के पास फ्री एल्डिहाइड CHO और फ्री कीटोनिक यानी कि CO ग्रुप प्रेजेंट होगा। ओके, सो ये रिड्यूसिंग शुगर्स क्यूप्रिक को क्यूप्रस में कन्वर्ट करती हैं। बेनेडिक्ट्स और फेलिंग्स टेस्ट पॉजिटिव देती हैं। ये दोनों टेस्ट क्यों किए जाते हैं? टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। ये शुगर्स, रिड्यूसिंग शुगर्स वो हैं जिनके पास CHO और CO होगा, फ्री कीटोनिक और एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा। जहां पे भी फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा वही ये दोनों टेस्ट देंगे। अदरवाइज जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। मैं इसे नॉन रिड्यूसिंग क्यों बोल रही हूं? क्योंकि ग्लूकोज का एल्डिहाइड, फ्रक्टोज का कीटोनिक ग्रुप, दोनों के दोनों पार्टिसिपेट कर लेते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। इसकी वजह से सुक्रोज के पास कोई भी फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप नहीं होता। क्योंकि उसके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप नहीं है, इसीलिए ये बेनेडिक्ट और फेलिंग टेस्ट नहीं देगी। लैक्टोज है, माल्टोज है, इनके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से ये टेस्ट दे सकते हैं। सो बेसिकली वो रिड्यूसिंग शुगर्स जिनके भी पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप होगा वो टेस्ट देंगे। अदर शुगर्स टेस्ट नहीं देती हैं। ठीक है, ये याद रखना। रिड्यूसिंग शुगर्स क्यूप्रिक को क्यूप्रस में कन्वर्ट करेंगी। बेनेडिक्ट और फेलिंग्स टेस्ट पॉजिटिव देंगी बिकॉज दे हैव फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप। सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज इट लैक्स फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैंने यहाँ आप लोगों को ऑलिगोसेक्राइड्स के पार्ट तक स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट्स दूंगी, उन्हें भी नोट कर लेना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उन्हें याद करने की कोशिश करना और अभी तक के टॉपिक में कोई भी डाउट हो प्लीज डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नाउ वी विल लुक टुवर्ड्स द इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट्स। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट्स बता दूंगी। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो। स्टिल स्ट्रक्चर्स को लेके, बॉन्ड्स को लेके, किसी भी चीज को लेके कोई भी आपको डाउट है, प्लीज डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें सबसे पहले है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मैंगनीज में रिच होता है। मॉलिब्डेनम जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। और हमें पता है हर एक चीज़, हर एक रिएक्शन इज़ फास्टन अप बाय द एंजाइम। तो यहाँ कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? नाइट्रोजिनेज। मैग्नीशियम जो है वो इसेंशियल होता है किसके लिए? बहुत सारे एंजाइम्स के लिए, लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स के लिए मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होता है, पर्टिकुलरली उन एंजाइम्स के लिए जो कि ATP यूज़ करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स है जो आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम जो है ये नर्व्स और मसल्स की जो एक्साइटेबिलिटी है उसे कंट्रोल करते हैं, डिक्रीज करते हैं। सोडियम पोटेशियम जो है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल के बाहर और इंट्रा सेलुलर यानी सेल के अंदर जो फ्लूइड्स हैं उनको मेंटेन करने में। कैसे मेंटेन करेंगे? ऑस्मोटिक इफेक्ट्स के थ्रू। तो इन दोनों आयंस की कंसंट्रेशन होती है अपनी अपनी और उसमें ऑस्मोटिक इफेक्ट यूज़ हो करके इनको बैलेंस किया जाता है। तो दोनों आयंस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये दोनों आयंस ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को सेल्स के अंदर। ठीक है, जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है सेल या लिविंग मैटर में वो है ऑक्सीजन। देन फेरस और क्यूप्रिक आयंस जो हैं वो साइटोक्रोम्स में मिलते हैं। और उसके अलावा जो कैटायंस की कंसंट्रेशन है सेल्स में उसका एक ऑर्डर दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन पोटेशियम की होती है, देन सोडियम की होती है एंड देन फाइनली कैल्शियम की होती है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स आप लोग प्लीज़ याद रखना। एंड इसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, डू लुक एट देम।
यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड, आप लोग इन्हें प्रैक्टिस ज़रूर करना। आपको आज के लेक्चर से या प्रीवियस किसी भी लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, प्लीज़ बी फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेल डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप लोग मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, देयर इज़ अ चैनल नेम्ड बायोचक्र, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अपने डाउट्स किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बायोलॉजी में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम टिप्स, प्रिपरेशन टिप्स के लिए भी आपको कुछ हेल्प चाहिए, आप लोग मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। एंड इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सॉल्यूशंस हैं और प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करूँगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वर्किंग।